हेलो दोस्तों। तो आज की जो हमारी डरावनी स्टोरी है वो एक डरावने नावल से ली गई है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। साया। नवंबर अपनी आखिरी तारीखों से गुजर रहा था। सर्दी थी तो सही, लेकिन ज़्यादा नहीं थी। बस एक बारिश का इंतज़ार था। बारिश हो जाए तो सही मानों में सर्दी पड़े, और फिर सर्दी की ये खुश्की ख़त्म हो जाए जिसकी वजह से गले और नाक कान की बीमारियां फैली हुई थीं। इस शाम आखिरकार बादल उमड़ आए। ईशा के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, जो अभी तक जारी थी। हालांकि बादल बहुत गहरे छाए हुए थे, लेकिन बारिश बूंदाबांदी तक ही महदूद थी। गुलाब खान ने खेस पूरी तरह बदन के गिर्द लपेट लिया और चाय की प्याली लरजते हाथों से उठाकर होंठों से लगा ली। फिर बीवी की तरफ देखकर बोला, तू भी कुछ ओढ़ ले जीरा, सर्दी लगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बड़ी जवान बनी फिरती है। पास बैठी हुई बीवी, जिसका नाम ज़ाहिरा था, लेकिन गुलाब खान उसे जीरा ही कहता था, हंस पड़ी और बोली, जा रे, कौन सी जवानी की बात कर रहा है? जो बीत गया सो कल, अब काहे की जवानी, बस गुजारने वाली बातें हैं। मौला ने बड़ी इज्जत रखी है, उसका करम है, चल चाय पी, ठंडी हो जाएगी। जीरा ने अपनी चाय की प्याली उठा ली। इसी वक्त जोर से बादल गरजे और बिजली चमकी तो गुलाब खान के पूरे बदन में एक लहर सी दौड़ गई। चाय की प्याली हाथ में लरस गई और थोड़ी सी चाय छलक गई। बचपन ही से वो बिजली से डरता था। बूढ़ा हो गया था, लेकिन गरज चमक का खौफ अब भी इसी तरह दिल में था। जीरा ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। वाह रे बहादुर शाह, बिजली चमकती है तो लगे है जैसे तेरे सर पर गिरी है। पागल है तू, अब क्या करूं? लगता है डर बिजली से, बचपन ही से। जब अम्मा के पास बिस्तर पर लेटा होता था और बिजली चमकती थी तो अम्मा से लिपट जाता था। मैं तो चलूं हूँ, तू भी उठकर अंदर आ जा। बिला वजह ठंडक लग गई तो बुखार आ जाएगा। तू जा जीरा, मैं बैठूंगा अभी। तुझे मालूम है कि बारिश का मेरे दिल से गहरा तल्लक है। जब भी आसमान से बूंदें गिरती हैं, मेरा दिल चाहता है कि गुलाब खान को कोई अच्छा जुमला न मिल सका। जीरा उठकर अंदर चली गई थी। गुलाब खान ने अपनी चाय का आखिरी घूंट भरा और प्याली एक तरफ सरका दी। फिर बीड़ी तलाश करने लगा। वो बिजली से अपने खौफ पर खुद हंसने लगा था। भला ये भी कोई डरने की चीज़ है? पूरी उम्र बिजली की चमक और बादल की गरज देखी थी, फिर न जाने इस उम्र में भी ये खौफ अभी तक दिल से क्यों नहीं निकला था। बीड़ी मिल गई और उसने उसे सिलका कर होंठों में दबा लिया। फिर 2-3 गहरे गहरे काश लिए। ये बीड़ी भी क्या चीज़ है, बस इसका सिरा सिलका नहीं कि वो मुंह से बोलने लगती है, बातें करती है, दिल बहलाती है, एहसास दिलाती है कि मैं हूँ, खुद को तन्हा क्यों समझ रहे हो। खामोशी से बैठा, सन्नाटे में दूर दूर तक निगाहें दौड़ाने लगा। ताहद्दे नज़र सोने वाले मनुष्य मिट्टी के नीचे सो रहे थे। कब्रें दूर दूर तक फैली हुई थीं, ऊंची नीची, पथरीले कुतुबों से मज़ीन, कुछ संगे मार मार से आरास्ता और कुछ ऐसी जिनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं था। लेकिन वो इन सब का पुरसाने हाल था। ये सब इसके अजीज़ो कारब ही थे, ये सब इसके अपने थे। सारी ज़िंदगी का रिश्ता था इनसे। गुलाब खान का बाप भी गोरगन था, दादा भी गोरगन था, और मज़े की बात यह है कि उसका सारा ख़ानदान खुद इसी कब्रिस्तान में दफन था। बाप, दादा, दादी और दूसरे रिश्तेदारों की कब्रें भी यहीं थी। वो इन सब को पहचानता था, चाचा जी, दादा अबू और दूसरे लोग। जब उसका दिल चाहता, इनमें से किसी की कब्र पर जाकर बैठ जाता और घंटों बैठकर इनसे बातें करता रहता। इसके पास खुशी का कोई गुज़र नहीं था। रिश्तेदारों में से कभी किसी की शादी हो जाती तो घर के लोग चले जाते। खानदान वाले आसपास की बस्तियों में आबाद थे। खुद भी कभी इनसे मिल लेता। सभी कहते थे कि गुलाब खान, तू तो हंसना भी नहीं जानता। तो वो कहता, क्या करूं, सारी ज़िंदगी कब्रिस्तान में गुजारी और कब्रिस्तान में सिर्फ रोने वाले आते हैं। कभी किसी को हंसते हुए देखा ही नहीं। जो हंसी जानता, मुझे हंसना नहीं आता। तू पागल हो गया है गुलाब खान, अब ये कब्रिस्तान छोड़ दे। कब्रिस्तान की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। चल, तू हंसना भूल चुका है, मगर अपने बच्चों के होंठों से हंसी क्यों छीन रहा है? अरे छोड़ तो दिया है इस बैल को,
डॉक्टर बन रहा है ससुरा। डॉक्टर, मैं कहता हूँ जिसकी मौत आई है उसे कौन बचा सकता है। डॉक्टर मरने वाले को बचा लेगा क्या? रोज़ देखता हूँ कि कब्रिस्तान में कैसे कैसे जनाजे आते हैं। मरने वाले तो भैया मरते ही हैं। जब मरने वालों को मरना है तो तुम डॉक्टर बनकर क्या करोगे? हैं बोलो, बचा लोगे उन्हें? जाहिल है तू, निरा जाहिल। गुलाब, हाँ ठीक है भैया ठीक है, वो मान ले ससुरा डॉक्टर, हमें क्या, अपनी मर्जी का मालिक है, हमने भी छोड़ दिया है, अब हम क्या करें। वैसे गलती हमारी थी, 10 जमातें पढ़ा दी उसे, ये गलती की। अगर पहले ही बेलचा बावड़ा हाथ में देते तो डांग का आदमी बन जाता। ये बातें वो अपने बेटे शहबाज खान के लिए कहता था। शहबाज खान को बचपन ही से पढ़ाई का शौक था और इस शौक को सामने वाली बेगम साहिबा ने और हवा दी थी। सच्ची बात है कि अगर बेगम साहिबा तवज्जो ना देती तो शहबाज आज अपने बाप के साथ ही होता, मगर क्या किया जा सकता था। अपने पैरों पर चलने के काबिल हुआ तो सामने वाले बंगले के साहब के बेटे से दोस्ती हो गई, साथ ही खेल कूद भी शुरू हो गया। बेगम साहब बहुत अच्छी खातून थी और उन्होंने शहबाज खान को पढ़ने लिखने की राह पर डाल दिया। शक्ल सूरत का वो बहुत प्यारा था, खुद बेगम साहिबा के बेटे इकबाल शाह से भी अच्छा। दोनों गहरे दोस्त थे। फिर बेगम साहिबा एक दिन खुद चलकर कब्रिस्तान में आई और उससे बोली, गुलाब, हाँ मुझे जानते हो ना? अरे बेगम साहिबा, आपको क्यों नहीं जानेंगे, माई बाप हैं आप हमारी, सामने वाले बंगले में रहती हैं ना आप। हाँ, और ये भी जानते हो कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के साथ खेलता है। लाख मना करता हूँ बेगम साहिबा कि राजा और प्रजा का कभी मेल नहीं, उसे आपके बेटे के साथ खेलना नहीं चाहिए। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तुम पक्के पागल हो गुलाब। हाँ, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं कुछ और ही कहना चाहती हूँ तुमसे। माफ़ी चाहते हैं बेगम साहिबा, हम समझे आप शिकायत कर रही हैं कि ये गंगू तेली राजा भोज के साथ क्यों लगा फिरता है। जी नहीं, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि गंगू तेली राजा भोज का दोस्त है और राजाओं के दोस्त राजा ही होते हैं, कोई गंगू शंगू नहीं होता। मैं तुमसे एक दरख्वास्त करने आई हूँ। अरे बेगम साहिबा, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप माई बाप हैं हमारी। जीरा बताती है कि आप बड़ा ख्याल रखती हैं हमारा, आपका नौकर न जाने क्या क्या चीज़ें दे जाता है। छोड़ो इन बातों को, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहती हूँ। हुक्म करें बेगम साहिबा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम शहबाज खान को पढ़ने दो। शहबाज खान को? और पढ़ने दूँ? हाँ यही कह रही हूँ मैं। बेगम साहिबा, वो कहाँ से लिखे पढ़ेगा, जितना उसने पढ़ लिया है वही हमारे लिए शर्म की बात है। गोरगन का बेटा कब्रें खोदेगा और कुछ नहीं कर सकता वो। गुलाब, हाँ चुनका तुम खुद पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने कभी इस पर तवज्जो ही नहीं दी। वो अच्छा खासा लिखना पढ़ना जानता है। तुम्हें मालूम है कि जब भी कोई तदफीन के लिए आता है तो तुम रजिस्टर उसके सामने कर देते हो कि अपना नाम पता लिख दो। अब अगर तुम वो रजिस्टर शहबाज को दो तो ज़रा देखो वो कैसा लिखता है इस पर। हैं? गुलाब हाँ का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। हाँ गुलाब हाँ, मैट्रिक कर लिया है उसने, समझे, मैट्रिक कर लिया है, 10वीं क्लास पास कर ली है। अल्लाह जानता है जी, हमें यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर जो कुछ मैं तुमसे कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। मैं उसे इकबाल शाह के साथ आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्या समझे। मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊँगी कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ सकती कि मैट्रिक क्या चीज़ होती है और इसके बाद की ज़िंदगी क्या है। लो ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। बेगम साहिबा ने 2000 रुपये निकाल कर गुलाब खां के हाथ पर रख दिए। 2000 रुपये के नोट गुलाब खां के मुंह पर क्या पूरे बदन पर ताला लगाने के लिए काफ़ी थे। फिर उसके बाद वो कुछ ना बोल सका। अलबत्ता बेगम साहिबा ये कह कर गई थी कि वो दोबारा उसके पास आएंगी और 3-4 दिन के बाद दोबारा उसके पास पहुंच गई। कहो गुलाब खां, तुमने अपने बेटे से कुछ लिखवा कर देखा है? अरे बेगम साहिबा, वो कागज़ पर ऐसे कलम चलाता है कि इस तरह बाहुड़ा भी नहीं चला सकता, बेलचा भी नहीं चला सकता। मैं तो हैरान हो गया, जैसे दूसरे लिखते हैं वैसे ही वो लिख रहा था। देखो अब जो कुछ मैं कह रही हूँ तुम उसे गौर से सुनो। जी बेगम साहिबा, जी बताइए, तुमने देख लिया है कि वो कितना अच्छा लिखना पढ़ना जानता है।
ہاں بیگم صاحبہ، میں حیران رہ گیا۔ اصل میں اب ذرا میونسپلٹی کا کام بھی بدل گیا ہے، لکھت پڑھت کے رجسٹر ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جی، ہمارے باپ دادا کے زمانے میں یہ قبرستان ہوا کرتے تھے، محلہ کمیٹی ہوتی تھی، وہی ان کا حساب کتاب چلاتی تھی، لیکن اب تو سب کچھ سرکاری ہو گیا ہے۔ وہ بھی تو سرکار کی اجازت سے، اور دفن بھی ہو تو اس کا پورا حساب کتاب رکھو، وہ دینا پڑتا ہے۔ وہ جو کاغذ ہوتا ہے نا فارم والا، ہاں ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی بات کر رہے ہو تم؟ وہی گلاب خان نے کہا اور ہنس پڑا، پھر بولا، سرکار اگر موت کا فارم نہ دے تو بندہ مر بھی تو نہیں سکتا۔ اچھا فلاسفر بننے کی کوشش مت کرو، میں تم سے جو کچھ کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو۔ حکم بیگم صاحبہ، اقبال شاہ کو میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے دوسرے شہر بھیج رہی ہوں۔ شہباز ہاں بھی اس کے ساتھ ہی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے گا۔ میں تمہارے بیٹے کو اپنے بیٹے ہی کی طرح سمجھتی ہوں۔ یہ جی میڈو کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈاکٹری پڑھیں گے دونوں، سمجھے؟ ڈاکٹر بنیں گے۔ میرا بیٹا بھی؟ گلاب ہاں ہلس پڑا۔ ہاں اسی کی بات کرنے آئی ہوں تم سے میں۔ تم صاحبہ، الٹا کام نہیں کر سکتا وہ تو لوگوں کو قبر میں دفن کرے گا، آپ کہتی ہیں وہ ڈاکٹر بن کر ان کا علاج کرے گا؟ وہی فضول باتیں کی تم نے، تمام اخراجات میں اٹھاؤں گی۔ لو تم یہ 10,000 روپے رکھو، بیٹا شہر جائے گا تو تمہیں ضرورت پڑے گی اور یہ پیسے تمہارے کام آئیں گے۔ 10,000 روپے دیکھ کر گلاب خان کا سر پھر چکرا گیا تھا۔ زندگی میں اتنی بڑی رقم کبھی ہاتھ نہیں آئی تھی۔ 10,000 کے نوٹ اپنی ہتھیلی پر رکھے دیکھ کر اس کی تو سانس ہی بند ہو گئی تھی۔ پھر بھلا شہباز خان کو شہر جانے سے کون روک سکتا تھا؟ البتہ جیرا نے بڑی واویلا کی تھی، ارے بھاڑ میں جائے یہ بیگم صاحبہ، دیکھو تو صحیح، ہمارے بچے پر ہی قبضہ جما رکھا ہے، پہلے اسکول بھیجتی رہی، یہ کرو وہ کرو، کپڑے پہناؤ، بال سنوارو، بستہ دو، کتابیں دو، نا جی نا، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ بڑی بیگم ہوگی، اپنے گھر کی ہوگی، واہ بھائی واہ واہ، میں اپنے بچے کو کہیں نہیں بھیجوں گی۔ جیرا یہ دیکھ یہ کیا ہے؟ گلاب خان نے کہا اور نوٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ بڑی کمزوری ہوتی ہے انسان کے اندر، بڑا لالچ ہوتا ہے۔ جیرا کے سامنے بیٹی منیزہ تھی جو بیل کی طرح بڑھ رہی تھی، اور جیرا اکثر سوچتی تھی کہ اگر کہیں سے اس کا رشتہ آ گیا تو وہ کیا کرے گی۔ یہ 10,000 کے نوٹ، اور یہ 10,000 کے نوٹ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ تو اب شہر چلا جائے گا، آتا جاتا رہے گا، مگر شہر؟ بیگم صاحبہ نے اس کے لیے سارے انتظامات کر دیے ہیں۔ یہ تو زیادتی ہے زیادتی۔ جیرا کے لہجے میں ابھی تک احتجاج تھا۔ اس کا مطلب ہے ابا جی کہ اب شہباز گھر سے باہر رہا کرے گا۔ وہ اسکول میں پڑھتا تھا تو گھر تو آ جاتا تھا، اب وہ گھر بھی نہیں آیا کرے گا۔ منیزہ دکھ سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے منیزہ، بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ یہاں آیا کرے گا ہم سے ملنے کے لیے۔ تو سوچ لے جیرا، یہ پیسے واپس بھی کیے جا سکتے ہیں، مگر وہ بات جو ہم لوگ کیلے میں بیٹھ کر کرتے ہیں، یعنی منیزہ کی شادی، تو دیکھ لے اب تو کوئی ڈنگ کا رشتہ مل ہی جائے گا اب۔ جیرا خاموش ہو گئی تھی۔ تیاریاں ہو گئیں، سب کچھ بیگم صاحبہ نے ہی کیا تھا۔ نیک دل بھی تھی اور صاحب حیثیت بھی۔ شہباز اور اقبال بچپن کے دوست تھے، زیادہ کچھ وہ اپنے بیٹے کے لیے ہی کر رہی تھی۔ سرکار دونوں نے اپنے جگر گوشوں کو روانہ کر دیا۔ بیگم صاحبہ کو اقبال کے جانے کی کیا تکلیف ہوئی اس کا تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن گلاب خان کافی مشکل میں پڑ گیا تھا۔ تو آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہو چکا ہے، تو ایپیسوڈ 2 کا انتظار کریں، تب تک کے لیے اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔